गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके बच्चों। आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आज आपकी जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं। वो टॉपिक करवाने के बाद विलियन चैप्टर के विलियन टॉपिक के 2-4 टॉपिक जो पेंडिंग पड़े हैं वो करवाने के बाद आपकी मैं न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं, नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो नई यूनिट आपकी मैं संडे को स्टार्ट करूंगा, संडे को। और टाइम आपको मैं बता दूंगा, टाइम आपका रहेगा संडे को 11 AM पर। ओके, 11 AM पर आपकी न्यू यूनिट स्टार्ट होने जा रही है, जो न्यू यूनिट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कब? संडे को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है बच्चों, तो आप सभी ने आना है, ठीक है। तो अब अपने सारे बच्चे रेगुलर क्लासेस लगाएंगे, रेगुलर क्लास में आएंगे। अब कोई भी आपकी क्लास मिस नहीं होने वाली बच्चों। तो संडे को स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास डेली हो, डेली स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास लूं मैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और आपने इसको बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। मैं मानता हूं कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी डिफरेंट है, ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट है। तो आपके लिए मैं संडे को लेकर के आ रहा हूं 11 AM पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। काफी टाइप्स की अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी स्पेक्ट्रोमिति पढ़ेंगे, बच्चे सारे आएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाऊंगा। मेरी पूरी ट्राई रहेगी कि मैं आपको वीक के अंदर आपको लगभग 5 लेक्चर दिया करूं, वीडियो लेक्चर। और सॉल्यूशन चैप्टर का कोई भी जो टॉपिक पेंडिंग है वो साथ साथ आपको 1-2 वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, 1 to 2 वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे इन वीक। तो ओके, तो संडे को 11 बजे आप सारे बच्चे क्लास लगाने आओगे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज अपना जो पुराना टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन का, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, अनुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। दीज आर 2 टाइप्स जो अपने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की, 4 प्रकार की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये पहले मैं समझा चुका हूं। अपने पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसको ये समझना हो वो अपने प्रीवियस लेक्चर लगाओ। उसको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मैंने नोट्स भी बनवाए हैं, मैंने समझाया भी है कि व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, सारी बातें मैं समझा चुका हूं। ओके, इसके 4 टाइप्स की होती है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड वन क्वंथनाक में उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ वन प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ये चारों प्रॉपर्टी आपको करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है इसका। मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर आपको करवा चुका हूं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपको करवा चुका हूं। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो होने जा रहा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता होता है, चाहे वो छोटे क्वेश्चन बने, बड़े क्वेश्चन पक्का बनता होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? टुडे टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अनुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा गुणधर्म करने जा रहे हैं, अक्वंथनाक बिंदु में अनियन। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अगर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें डिस्कस करना है, अगर हमें क्वंथनाक उन्नयन के बारे में पढ़ना है, तो हमें पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जल्दी बताओ बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको आती है? मुझे पता है, फटाफट चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। क्वंथनाक बिंदु क्या होता है? बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल सारे बच्चे क्लास दोगे, आप सारे बच्चे इसका रिप्लाई करोगे। बीएससी बीएड वाले बच्चे नए आए हैं, आप जानते हो आपको 11th क्लास में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पक्का समझाई हुई है। मुझे आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दो फटाफट, जल्दी, आई एम वेटिंग। कमेंट सेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट की, अगर अपने 9th-10th की बात करें तो 9th-10th में हमने सिर्फ यही पढ़ा है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर
लिक्विड इज बॉयल, विच लिक्विड इज बॉयल, तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई चीज, कोई द्रव उबलना शुरू हो जाए। ये डेफिनेशन 9th क्लास की है बच्चों, 8th क्लास की है, लेकिन अब ये डेफिनेशन कारगर नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं होती केमिस्ट्री में। वो डेफिनेशन मैं करवाने जा रहा हूं आपको। क्या बनती है? फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझे बच्चों बात को, कि वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, विच पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वह बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर विच क्या हो जाए, जिस पर विच at which vapor pressure of the liquid, vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure, जो कि कितना होता है 1 atm होता है। जब तक इसकी इक्वल ना आ जाए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड से वेपर बनती है और वेपर के द्वारा जनरेट प्रेशर इज अ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इक्वल ना आ जाए एटमॉस्फेयर प्रेशर के, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। जहां पर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्वंथनाक बिंदु, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच इज वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हिंदी में बात करें तो किसी द्रव के लिए तापमान का वह बिंदु जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाऊं, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, एक प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं, एक एज ए लिक्विड जिसके अंदर कोई भी मैंने मिक्सअप नहीं किया, एक सॉल्वेंट ले रहा हूं, एक लिक्विड ले रहा हूं जो कि अपनी प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई मैंने मिक्सअप नहीं किया किसी एनी अदर लिक्विड का, किसी अन्य द्रव का मिश्रित नहीं किया। मान लो मैं ले लेता हूं अल्कोहल ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं मैं इसके अंदर, अल्कोहल ले लेता हूं। तो ये अल्कोहल एक प्रकार का प्योर लिक्विड है। क्या है? प्योर लिक्विड है। मान लो अल्कोहल ना लेकर के अपने वाटर लेते हैं, सबसे यूनिवर्सल जो जिसको सॉल्वेंट का नाम दिया गया है वाटर, सबसे शानदार सॉल्वेंट। मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, पानी ले लिया, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। पता ना आपको ये बात। अब आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का बीपी कितना होगा, अगर हम चेक करें, आपको पता है कि प्योर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कोई ना कोई तो वेपर प्रेशर होगा ना बच्चों, कोई ना कोई तो इसका वेपर प्रेशर होगा। लेकिन अभी हमें इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करें, हमें इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करने जा रहे हैं। मैंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर प्योर वाटर भर लिया और उसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, हीट देनी शुरू कर दी नीचे से, और जैसे इसको हीट देता गया तो इसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करेंगे तो आपको पता है कि इसकी हीट से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलते ही ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आकर्षण बल टूटने लगेंगे और ये मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और इनके कारण एक वेपर बननी शुरू हो जाएगी। और वेपर के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। इस वेपर के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, एक आकर्षण, एक ऐसा बल उत्पन्न होगा, एक ऐसा दाब उत्पन्न होगा, एक फोर्स जनरेट होगा जिसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर, जो कि उसकी सरफेस पर एक्सर्ट किया जाएगा, लिक्विड की सरफेस पे। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना। मैं इसको गर्म करता जा रहा हूं, वेपर भी क्या बन रही है, मैक्सिमम बन रही है। वेपर की अमाउंट ऑफ वेपर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है, वाष्प की मात्रा में वृद्धि हो रही है। जब वाष्प बढ़ रही है तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैं इसको गर्म करता गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर जो है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है 1 atm, यानी वायुमंडलीय। आपको पता है कि वायुमंडल का दाब क्या होता है, 1, यानी 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होना शुरू हो जाएगा, अब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा जब वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा। समझे बात को। तो ये पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच इज बॉयल एंड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा।
बच्चे बात को समझे, ये है बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे कहते हैं सर आता है, आप क्यों समझा रहे हो? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता तो आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बच्चों बात समझ में आई आपको कि वेपर प्रेशर मैंने इतना गर्म किया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको पता है कि पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। समझे बात को? बात समझ में आई? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों तो इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ आपको पता है कि दो अपने कंपैरिजन करते हैं, इसका मूल पॉइंट यानी बेसिक पॉइंट हो गया, और आपको पता है कि मैं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाना कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या बना दिया, डॉट बना दिया, एक डॉटेड लाइन बना दी जो कि एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि जब तक 1 ATM के इक्वल या क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट निकल के नहीं आएगा, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, वेपर्स के वर्सेस में। आपको पता है कि जैसे जैसे वेपर टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण इनकी वेपर मैक्सिमम बनेगी, वेपर मैक्सिमम बनेगी तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अब आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर नो डाउट कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर होगा ना बच्चों, होगा ना, पता नहीं बात आपको, मॉलिक्यूल्स का कोई ना कोई तो वेपर प्रेशर होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका कोई ना कोई तो वेपर प्रेशर होगा। मैंने कैलकुलेट किया तो 25 डिग्री सेल्सियस का वेपर प्रेशर मुझे इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे मैंने अज्यूम किया, समझे बच्चों बात को, इस पॉइंट पे मुझे मिला इसका वेपर प्रेशर। अब मैंने क्या कर दिया, इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया, इसको हीट लेनी शुरू कर दी, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको पता है कि इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज होता 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 ये देखो बच्चों इंक्रीज हो रहा है, और एट अ टाइम क्या आएगा कि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक यानी एक वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा। और इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे ग्राफ के अंदर, इस पॉइंट को जब अपने मिलाएंगे ग्राफ के अंदर, तो ये मिलाने पर यहां पर ये जो पॉइंट मिलेगा इसको बोला जाएगा प्योर वाटर या प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिनोट करेंगे TB नॉट। ये एक बॉइलिंग पॉइंट ये निकलेगा TB नोट, यानी विच पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, यहां पर वेपर प्रेशर इक्वल आ गया इस पॉइंट के, ये देखो यहां पर इक्वल आ गया इस पॉइंट पे, ओके। तो ये होता है इसका वो तापमान का वह बिंदु जहां पर एक एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, जिसको TB नोट से मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो इसको अपने किससे करते हैं रिप्रेजेंट बच्चों, TB नोट से करते हैं। किससे करते हैं, तो आपको ग्राफ प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है बच्चों। तो ये मैंने लगा दिया टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, TB नोट से। इसको प्रॉपर्ली आप डिनोट कर लो TB नोट। किससे नोट करना बच्चों, TB नोट। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा। बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैंने क्या किया इसके अंदर, अब तक हमने प्योर सॉल्वेंट को देखा, अब तक हमने क्या देखा कि ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया था। मैंने क्या लिया था बच्चों, यहां पर मैंने क्या लिया था, प्योर सॉल्वेंट। ये देखो मैंने क्या लिया था बच्चों, प्योर सॉल्वेंट, ये मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया था। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाया। और आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो केवल और केवल सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाने शुरू कर दिए। किसके मिलाने शुरू कर दिए, सॉल्यूट के पार्टिकल। मान लो मैंने इसके अंदर नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया इसके अंदर। मैंने इसके अंदर नमक मिलाना शुरू कर दिया, मैंने इसके अंदर। और आपको पता है कि जब इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाते हैं, ये देखो ये इसके पास किसके पार्टिकल हैं, प्योर सॉल्वेंट के, और इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, सॉल्वेंट के सॉल्यूट के पार्टिकल मिला दिए। तो अब ऑन द सरफेस जो है वो पार्टिकल आगे जिसके कारण क्या होगा, सॉल्यूट कैसा बच्चों, नॉन वोलेटाइल है। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, यानी अवाष्पशील, जिसकी वाष्प बनती नहीं है। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं बात करूं प्योर सॉल्वेंट की बात करूं, ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये इम्प्योर सॉल्वेंट है, यानी इसके अंदर सॉल्वेंट प्लस मैंने क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, यानी विलायक, और उसके अंदर विलय मिला दिया। विलय कैसा है बच्चों,
विलय कैसी फॉर्म में है? विलय जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी अवाष्पशील है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंपैरिजन करूं प्योर फॉर्म से, ये इसकी प्योर फॉर्म है जो कि सॉल्वेंट की फॉर्म है, और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं, तो मुझे ये बताओ कि वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? वेपर प्रेशर पे फर्क क्या पड़ेगा, यानी उसमें डिक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट आएगा? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, शाबाश, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि उसके वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो, ये सारे के सारे प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, तो ये मैंने बना दिए। देखो, ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, इसके कारण वेपर बन रही थी। इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाया। सॉल्यूट कैसा लिया है मैंने? नॉन वोलेटाइल लिया है। ये देखो, इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं, इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की भी है। सॉल्वेंट को मैंने शो किया है व्हाइट कलर से, और सॉल्यूट को मैंने शो किया है, किससे शो किया बच्चों? इससे। अब बताओ वेपर प्रेशर किसका मैक्सिमम होगा? इसको ले दो, इसको लिख दो 1, इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसको लिख दो प्योर, इसको लिख दो सॉल्यूशन फॉर्म। बताओ बच्चों, वेपर प्रेशर नो डाउट प्योर फॉर्म वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि ऑन द सरफेस लिक्विड के मॉलिक्यूल, वोलेटाइल लिक्विड के मॉलिक्यूल प्योर फॉर्म में ज्यादा अवेलेबल है। 1 2 3 4 5, यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब एक मॉलिक्यूल कम हो गया, और यहां पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा आगे, जिसके कारण वेपर कम बनेगी। जब वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो मुझे एक बात बताओ कि इसका 1 atm पर लाने के लिए मुझे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ रहा था, तो यहां पर मैं कितना दूंगा? यहां पर मैं कितना दूंगा मुझे बताओ? मुझे 1 एटमोस्फियर के इक्वल लेकर आना है वेपर प्रेशर। नो डाउट इसके अंदर मैंने अशुद्धियां मिला दी, मैंने सॉल्यूट मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है, जो कि अवाष्पशील नेचर का है, जिसकी वाष्प नहीं बनती, मैंने इसके अंदर मिला दिया। बच्चों, इसके कारण आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि वेपर कम बननी शुरू होगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर इसका डाउनफॉल में आ गया। मुझे एक बात बताओ, ये भी पानी है, ये भी पानी है, लेकिन ये पानी के अंदर नमक मिलाया हुआ है, इसमें पानी के अंदर नमक नहीं मिलाया हुआ। बच्चे बात समझे? इसके अंदर पानी के अंदर नमक नहीं मिलाया, इसके अंदर पानी के अंदर सॉल्ट मिला दिया, मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि मुझे यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था, ये वेपर प्रेशर जो इक्वल आ रहा था 1 atm के। तो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में मुझे बताओ कि मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली फर्स्ट से ज्यादा देना पड़ेगा क्या? जल्दी बताओ फटाफट, मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा करना पड़ेगा क्या? वहां मुझे ये बताओ कि इसका टेम्परेचर 100 से लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? जल्दी बताओ। सेकंड वाले सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर जो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर। मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा या लेस टेम्परेचर देना पड़ेगा? शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे बात। हाँ, हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस हमें इससे ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आपको पता है कि इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाने के कारण इसका वेपर प्रेशर डाउन आ गया, और वेपर प्रेशर को इक्वल लाना 1 atm की, पहले इसका वेपर प्रेशर डाउन आ गया, इसके कंपैरिजन में डाउन आ गया, फर्स्ट के कंपैरिजन में डाउन आ गया, तो हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर मिलेगा। मतलब हो सकता है 110 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसका वेपर प्रेशर 1 atm वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm के इक्वल आए, ये हमें देखना पड़ेगा बच्चों, समझे बात को? तो 1 atm के इक्वल लाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर देने के पर ही वेपर प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा, यानी वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा। क्योंकि इसके वाष्प दाब में कमी आ गई। कमी क्यों आ गई? क्योंकि मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल मिला दिए, विलय के कण मिला दिए, और आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है विलय के कणों पर तो निर्भर करती है ना? तो अब आगे बात करते हैं। तुम्हें यहां पे बात समझ में आई है? मैं ग्राफ में तुम्हें एक नई बात सिखाता हूं बच्चों, तुम्हें बताना मुझे कि अब मैंने क्या किया। अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं, ये तो मैंने बात की प्योर सॉल्वेंट की, ये मैंने बात किसी की है? प्योर सॉल्वेंट की। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के बारे में, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के बारे में, तो जैसे जैसे आपको पता है कि आपको ये बात पता है कि इसके अंदर, मैं आपको दोबारा बताता हूं, ये वाला दोबारा बनाते हैं बच्चों अपने। आपको ये बात पता है कि ये देखो, एक डायग्राम दोबारा ड्रॉ करता हूं मैं फटाफट। आपको ये बात पता है कि इसके अंदर पहले वाटर के मॉलिक्यूल थे जो प्योर फॉर्म में थे, है ना, जो प्योर फॉर्म में थे। अब इसके अंदर मैंने क्या मिला दिए? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मिला दिए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मिला दिए,
एक मिनट रुको बच्चों, पेन को चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। मैंने इसके अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मिला दिए, इसके कारण इसके वेपर प्रेशर में डाउनफॉल आ गया। वेपर प्रेशर में डाउनफॉल आया तो वाष्प दाब में कमी आई। तो आपको पता है कि एट रूम टेम्परेचर, अभी मैंने इसको गर्म करना शुरू नहीं किया, तो एट रूम टेम्परेचर इसका जो वेपर प्रेशर है कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट से कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, ये बताओ पहले। एट रूम टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, ये सॉल्यूशन क्या है, जल्दी बताओ फटाफट। बिल्कुल शाबाश बच्चों, कम मिलेगा। कम मिलेगा तो मतलब उसका मैं मान लेता हूं कि इसका ये तो था प्योर सॉल्वेंट का, ये था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये मैंने पॉइंट माना था। तो इसका पॉइंट जो है वो नीचे आएगा एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर में डाउनफॉल क्यों आया बच्चों? क्योंकि आपके पास पता है, क्योंकि डाउनफॉल इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया अपने। तो अब धीरे धीरे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज करता जा रहा हूं, टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा हूं, तो इसका टेम्परेचर कैसा आएगा, दोबारा बनाता हूं बच्चों, ये देखो कैसा आएगा, ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को। इस पॉइंट पर आकर के इस पॉइंट पर आकर के ये 1 atm के इक्वल आ जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल आ जाएगा। जब मैं इस पॉइंट पर देखूं टेम्परेचर क्या निकल गया था अपना, टेम्परेचर निकल जाता है टीबी। क्या बोलेंगे इसको? टीबी। पहले टीबी नोट था प्योर सॉल्वेंट का, ये है सॉल्यूशन का, एस फॉर सॉल्यूशन, यानी विलियन का। किसका? विलियन का। समझे बात को? ये टीबी निकल के आ गया, तो टीबी नोट से टीबी, मतलब आपको एक बात समझ में आई कि सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाने पर, विलय मिलाने पर, जो कि नॉन वॉलेटाइल था, जिसकी वाष्प नहीं बनती, अवाष्पशील विलय को मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया बच्चों। देखा, ये देखो क्वंथनांक बिंदु में वृद्धि होगी, और इसी को बोला गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों आया? क्योंकि आपने सॉल्यूट के पार्टिकल मिला दिए जो कि नॉन वॉलेटाइल था। इसी को बोलते हैं, इस जो गैप है ना, इसी गैप को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वंथनांक में उन्नयन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको क्या बोलेंगे अपने? क्वंथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों क्लास में सारे आया करो, क्लास प्रॉपरली लगाओ। मैं एक एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर रहा हूं, नोट्स भी दूंगा आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वंथनांक में बिंदु, और इस लाइन को बोला गया, जिसको मैं बोल सकता हूं, जैसे मान लो कि पहले प्योर सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 100 से कितना आ गया बच्चों? आपको सिर्फ नोट्स में ये ग्राफ बनाना है, बाकी चीज नहीं बनानी। एक आधा ये वाला डायग्राम समझा देना। पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, आफ्टर मिक्सिंग या सॉल्यूट पार्टिकल मिलाने के बाद इसका 105 हो गया। तो मुझे चेंज निकालना है, मुझे निकालना है कि एलिवेशन कितना आया। तो आप क्या करोगे? 105 में से 100 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर दोगे, तो 5 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा उसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वंथनांक में उन्नयन। क्वंथनांक में इतनी वृद्धि हुई है, तो आप ऐसे माइनस कर सकते हो। समझे बात को? मतलब टीबी में से टीबी नोट को माइनस करके आप क्या निकाल सकते हो? चेंज निकाल सकते हो कि इतना चेंज आया, इतना परिवर्तन आया। अगर मैं उस परिवर्तन को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? उसको किससे करूंगा डिनोट? उसको किससे करूंगा डिनोट बच्चों? तो मैं उसको डिनोट करूंगा डेल्टा, किससे करूंगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा बी का मतलब क्या है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वंथनांक बिंदु में परिवर्तन, जिसको अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वंथनांक बिंदु में उन्नयन। क्या बोलेंगे इसको? क्वंथनांक बिंदु में उन्नयन। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस ये जो इंक्रीज हुआ था वो टेम्परेचर, वो बॉइलिंग पॉइंट, माइनस ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, माइनस प्योर फॉर्म में लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करेंगे अपने, तो ये आ जाएगी बात। इसको मैं कर दो बॉक्स में बंद, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ग्राफ में भी आप डिनोट कर दो, ये जो गैप है इसको अपने डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बताता है हमें चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। समझे बात को? ये जो गैप आया ना, यही इसका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। समझे बात को? और आया क्यों बच्चों? ये आया क्यों? ये जो डेल्टा टीबी आया, ये चेंज आया क्यों? व्हाट्स रीजन? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने सोल्यूट के पार्टिकल मिलाने के कारण, जो कि कैसा था? नॉन वॉलेटाइल था, और उसके कारण वेपर प्रेशर में कमी आ गई थी, और वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो इसका रीजन क्या है? तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी चेंज इन
बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु में परिवर्तन, क्वथनांक बिंदु में उन्नयन जो समानुपाती होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। समझे बात को? और बॉक्स को करते हैं अपने सोल्यूट पार्ट, इसी को भी बच्चों बॉक्स में बंद कर लो, ये हमारे कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं विद इक्वेशन। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। और ये जो बॉक्स लगाया इसका मतलब क्या है बच्चों? ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना? समझे बात को? बच्चों एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं मैं कि यहां पर जो आप सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन लोगे वो कैसे लोगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट लोगे कैलकुलेशन करने के लिए या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लोगे? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहां पर जो मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन के बोल रहा हूं ना कि ये सोल्यूट के कारण तो चेंज आया है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया क्यों है बच्चों? सोल्यूट की कंसंट्रेशन मिलाने पर, विलय को मिलाने पर, विलय कैसा था? नॉन वोलेटाइल था और वाष्पशील था, उसके कारण तो ये बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया है, क्वथनांक बिंदु में उन्नयन आया है, हमें तापमान ज्यादा देना पड़ रहा है वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझे बात को बच्चों बात को? तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे लूंगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तापमान पर निर्भर या तापमान पर निर्भर ना हो या तापमान से स्वतंत्र। जल्दी बताओ। नहीं बच्चे बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट लेंगे, नहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट लेंगे बच्चों। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट ले ली तो आपको पता है कि यहां सारा खेल ही टेम्परेचर का है, तो ये प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं लेनी, हमें कंसंट्रेशन की टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लेंगे और उसका नाम है वो लेंगे अपने मोलैलिटी। कौन सी लेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। यहां पर हम कंसंट्रेशन की टर्म कौन सी लेंगे? मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और सारा खेल यहां पर टेम्परेचर का है, तो हमें यहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोलेंगे प्रॉपर्टी। क्योंकि जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही प्रॉपर्टी ली थी, उन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं ली थी। समझे बच्चों बात को? आपको ये इक्वेशन लिखनी है, आपको, और प्लस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, ये पूरा ग्राफ बनाना है आपको, यहां से लेके यहां तक सारी बातें एक्सप्लेन करनी है आपको, और प्लस आपको एक आधा एग्जांपल देके समझाना है, और प्लस आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देनी है। इतने में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा आपका। आगे और बताता हूं आपको। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट। समझे बच्चों बात को? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलों की संख्या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये पहले करवा चुका हूं आपको, प्री लेक्चर में करा चुका हूं। ओके बच्चों, इसको देख लेना आप। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, उसको बोलते हैं अपने मोलैलिटी। और मोलैलिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब आप अपने इसकी बात करते हैं आगे, है ना, तो मैं समझाता हूं इसके बारे में क्या होता है। अब आपको ये बात बताया कि कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने पर एक कांस्टेंट आता होता है जिसका नाम है, वो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो KB एक क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। और KB क्या होता है? KB को क्या बोलते हैं बच्चों? KB को डिनोट करते हैं, KB इज डिनोटेड बाय मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और अगर अपने मोलैलिटी को कैलकुलेट करें तो M इज इक्वल टू क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन में वेट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार किलोग्राम में, बटा में विलायक का भार किलोग्राम में। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स को अगर हमने कैलकुलेट करें तो वेट ऑफ सोल्यूट, W वेट ऑफ सोल्यूट बटा में उसका मॉलिक्यूलर वेट M0, यानी विलय का भार बटा में उसका विलय का अनुभार। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको मैं यहां पर पुटअप कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को।
तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये एक फाइनलाइज हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको नोट कर लो बच्चों। कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो आप फटाफट। हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पर केजी। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर केजी को अपने ग्राम में कन्वर्ट करें तो आपको ये बात पता है कि इसको अपने कन्वर्ट कर देते होते हैं। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं पुटअप कर रहा हूं अपने फॉर्मूले के अंदर। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम अपना फॉर्मूला आया था स्मॉल एम, इसके अंदर मैं ये फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, मोलैलिटी की वैल्यू पुटअप करो बच्चों, डब्ल्यू इसको इनटू में लगा दो इसके, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों। आपको ये वैल्यू, वेट की वैल्यू केजी के अंदर दे रखी है, इसको अपने कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम के अंदर। तो ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने पर केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसे 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा इसका। तो अब वो अपने करने जा रहे हैं, आपको वो अपने पहले भी करते आ रहे हैं। तो अगर इसको ग्राम की फॉर्म में लिखें तो इस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, ये हम लिख चुके हैं। मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने पुटअप कर दिया, के बी इंटू के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, एंड अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यानी इसको मैंने केजी की फॉर्म में लिखना है तो ग्राम की करने के लिए ग्राम अपॉन 1000 आ जाएगा, क्योंकि इसकी केजी फॉर्म में होगी। तो इसको अपने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको अपने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन में मॉलिक्यूलर मास डब्ल्यू केजी पर केजी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूले निकल के आगे, ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। फाइनली ये फॉर्मूला निकल के आ गया। फाइनली हमारा फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है, इसको बच्चों बॉक्स में कर लो बंद। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर W क्या है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, लिख लो बच्चों। W जो ऊपर वाला W, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट यानी विलय का भार, और KB का मतलब क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। M नोट का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। एंड W ग्राम क्या है, ये क्या है, W जो कैपिटल W लिया हमने केजी का, वो क्या है, ग्राम की फॉर्म में या मध्यवर्ती फॉर्म में लो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट एक ही बात है। तो हमने ये फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा। आपने इससे इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो बच्चों टॉपिक समझ में आया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रही है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो क्वथनांक में जो उन्नयन आया है, जो इंक्रीमेंट आया, किसमें इंक्रीमेंट आया है, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट आया, ये वाला जो इंक्रीमेंट आया, ये देखो इंक्रीमेंट, ये चेंज आया क्यों है, डेल्टा टीबी मतलब है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन आया क्यों है, व्हाट इज रीजन, सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाने पर, विलय के पार्टिकल मिलाने पर, विलय के कणों की संख्या के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि विलय के कणों की संख्या, जो विलय के कण होते हैं वो होते हैं अवाष्फिल होते हैं, और अवाष्फिल कणों के कारण वेपर कम बनती है, वेपर कम बनती है तो वेपर प्रेशर कम हो गया, कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में, है ना। तो हमें इसके वेपर प्रेशर को इक्वल लेकर के आना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। बच्चों कोई डाउट हो, किसी को कोई दिक्कत आई हो, जल्दी बोलो फटाफट, मैं क्लास का एंड करने जा रहा हूं। बच्चों समझ में आ गया आपको, जल्दी बोलो फटाफट।